बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर चिढ़ जाना, तबीयत को ख़राब कर लेना, ख़ुद की भी ज़िंदगी को अज़ियत में डालना और सामने वाले की भी ज़िंदगी को अज़ियत में डाल देना। बहुत से ऐसे लोग हैं गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते और बड़े ख़ानदान में फ़ख्र से बोल रहे होते हैं। वो जो हमारे बाबूजी हैं ना, बड़े गुस्से वाले हैं, उनके आगे कोई बात ही नहीं कर सकता। उनसे तो अम्मी भी डरती हैं, उनसे तो मोस्टली आपने सुना होगा बच्चे ऐसे बात कर रहे होते हैं। कुछ दोस्त है बात कर रहे होते हैं, यार वो इतना गुस्से वाला है यार, उससे कौन बात करे, कौन मुँह लगे उसके। ये अच्छी बात तो नहीं है। ये कोई आपकी तारीफ़ तो नहीं हो रही। आपको लगता है आपकी तारीफ़ है? सोचो कल को हम मर जाएंगे तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा? वो तो बहुत गुस्से वाला था, आय हाय, उसको तो चिड़चिड़ापन हर वक्त दिमाग पे वट लगा के ऐसे बैठा होता था, वो तो मर गया। क्यों गुस्से में क्यों रहता था? सारे यही बातें करते हैं। कोई आपकी ये तारीफ़ नहीं करते कि कितना नेक इंसान था, चला गया, कितना खुश मिजाज था, एक दूसरे का हाल चाल पूछता था, अगर सलाम ना करो ख़ुद पहल करता था, आता था, घर बैठता था, एवरीथिंग हर हिसाब से। मगर शदीद गुस्सा घर और ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर देता है। नाज़रीन, इस बात को बड़ा सीरियस लेना है हमने अपनी ज़िंदगी में। हम जब अपनी इस तरीके की गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं ना, मैं आपके साथ ना रोज़ आके बातें कर रही होती हूँ, मुखातिब होती हूँ आपसे। मुखातिब मीन्स कि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ या फिर जो आप मुझे लाइव कॉल करते हैं या सुनते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे इस मॉर्निंग शो के थ्रू जो हमारा एक कनेक्शन बनता है ना, उस कनेक्शन के थ्रू हम अपना ना एक कहते हैं ना दिमाग को हल्का कर रहे होते हैं। और हम जब प्रैक्टिस में आते हैं तो फिर बात करते हैं और बात करने से प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसीलिए आज हमने जो मेहमान को मधु किया है हमारे प्रोग्राम में, वो हमें ये बताएंगे कि हमने अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। ये जो बात बात पे चीखम चिल्ला, बदतमीज़ी, ऊँचे लहजे में बोलना, दिमाग पे वट रखना, इन सबको कैसे दूर रखना है अपनी ज़िंदगी से और एक अच्छा शहरी बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छी माँ बनना है और इसी में हमारा फ़ायदा है। चलिए जी, हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज, साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास। उन्हें अपना कीमती वक्त जो है वो मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे आप, यही जो हमें सिखाने आए। वो सबसे पहले तो आपके चेहरे को देख के हम सीखना शुरू हो गए कि कितनी खूबसूरत आपकी माशाल्लाह स्माइल है और कितना नूरानी चेहरा है। जस्ट बिकॉज कि आपके चेहरे पे फजूल का चिड़चिड़ापन, एंगर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है इंसान से, ऐसे इंसान को सलाम भी। कहती हैं कि सदका भी है और सवाब भी है। अरे अच्छा, आपने कुछ भी नहीं किया, हाँ। जस्ट आपने थोड़ा सा अपने होंठों को ऐसे किया और आपने सवाब भी ले लिया, आपने सदका भी ले लिया, ऐसे और ही फिर आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर भी कर दिया। हाँ। बिना खुशबू लगाए हुए। ऐसे ही है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो सर यहीं से शुरू करते हैं। क्या सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि हम जो गुस्सा है उसको जब कंट्रोल करें तो हम स्माइल खुद अपने साथ भी किया करें? मतलब मुझे आपके चेहरे पे हंसी अपने लिए भी मुस्कुराहट आ रही है कि मतलब यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ। एक्चुअली फिजा, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है बहुत असरअंदाज होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सबसे पहले जो द फर्स्ट स्टेप है ना, वो है फैमिली सपोर्ट। अच्छा, अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल सपोर्टिव है ना, तो स्माइल खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। अब आप जिस तरह उसको काट के हम कह रहे हैं ना कि मैं तो स्माइल करूं लेकिन इन्वायरमेंट स्माइल ना करे, कितनी दफ़ा, हाउ मेनी टाइम्स। सो यू नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले अपना सपोर्ट सिस्टम मजबूत कीजिए। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अब हमने मोबाइल के साथ, गैजेट्स के साथ लाइफ ज़्यादा गुजारना शुरू कर दी। इंसानों के साथ ताल्लुक टूटना शुरू हो गया। कितने लोग हैं जो इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। एक ज़माना था जब इसी स्टूडियो में मैं 4 साल पहले आता था सुबह की नशरियात करने, तो सबको स्माइल हो रही थी, हेलो। आज मैं बैठा हुआ था, अभी वेट कर रहा था, मैं आज की बताऊं तो सिर्फ एक मुझे मिले हैं जो स्माइल करके मिले हैं। नदीम साहब होंगे वो यकीनन। हाँ, इतने सीरियस गुजरे हैं पास से, मुझे लग रहा था कि चैनल भी इन्होंने सर पे उठाया हुआ है, पाकिस्तान भी और दुनिया भी। अच्छा, दुनिया आप नहीं चला रहे, चलाने दो, चला रहे उसको। एग्जैक्टली। आप सिर्फ हम मुस्कुरा कर मिलें जिसके लिए आपको भेजा गया है। एग्जैक्टली। हमारे चैनल के जो ओनर है ना, मोहसिन नकवी साहब, वो तो आप सोचे वो सामने से गुजरेंगे, उनके चेहरे से स्माइल नहीं हटती। और कितना मेहनती बंदा है, कितना काम करता है, स्माइल उनके चेहरे पे रहती है। तो इसी तरह अपने स्टाफ के साथ भी अगर आप बिहेव रखें अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में, तो बहुत अच्छा होगा। खैर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पे चिड़चिड़ापन। आप देखें गाड़ी में कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई गाड़ी वाला है, कोई बाइक वाला है, रास्ते में कितने ऐसे लोग टकराते हैं जो मुंह से गाली भी निकाल देते हैं, गुस्सा भी करते हैं और चल तेरी, ये सब, ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या स्टाइल है, क्यों? फिजा, आप जब किसी शख्स ने इस तरह का रवैया रखा ना आपके साथ,
आप उसकी 52 ईयर्स की एज को भूल गई जो पीछे थी उसकी। आपने एक इवेंट से उसको जज किया, लेकिन उस इवेंट तक पहुंचते हुए उसको 30, 40, 35 साल लगे हैं। अच्छा ये किसने लगाए हैं? ये एक्चुअली उसकी सबसे पहले मदर ने लगाए हैं। अच्छा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, एंगर जो है वो माँ की वजह से पैदा होता है पूरी वर्ल्ड में। यस, दो तरह की माएँ एंगर पैदा करती हैं बच्चों में। पहली माँ वो जो बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करती है, अच्छा दूसरी माँ वो जो बच्चे की कोई ज़रूरत पूरी नहीं करती। अच्छा बहुत एक बैलेंस्ड रवैया चाहिए माँ का, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस मुआशरे में वो सांस ले रहा है, क्या वो उसको मुस्कुराने के लिए कोई मौका देता है कि नहीं देता है? अच्छा देखिए, वो कहते हैं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, क्या बात, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? वाह, भाई हम तो रोते हुए आते हैं, बिल्कुल मौका तो यहाँ की दुनिया ने देना होता है। ऐसे ही है। तो जब आप हर चीज़ माननी शुरू कर देंगे, माँ बाप भाई बहन, उस बच्चे के अंदर एक जिद का तासर आएगा। उसका ख्याल है कि दुनिया वही थी जो मेरे घर में माँ बाप और भाइयों की तो थी। ये बचपन से प्रैक्टिस यस, शुरू हो जाती है। ये फिजा कौन होती है मुझे इस तरह देखने वाली? मेरी मम्मा तो हर बात पूरी करती, मेरा पापा तो कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ दूसरा बंदा हेल लगता है, यानी वो लगता है कि जहन्नम है मेरे लिए। अच्छा, जब वो जहन्नम लगता है तो उससे किस तरह से मैं ओहदा बरा हूँ। ऐसे ही द ओनली वे आई हैव इज एंगर, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत आसान है करना। ऐसे ही अगर मैं ताकतवर हूं तो फिजिकल करूंगा, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो मैं फेशियल करूंगा, ऐसे ही। अगर फेशियल भी नहीं कर रहा तो मैं थिंकिंग में करूंगा, सोच में एंगर करूंगा। तो एंगर कहीं ना कहीं है, हाइड है या वो सामने आ रहा है। अच्छा, सुपीरियर हो जाता है। जी बिल्कुल, अपने आप को, क्योंकि वो क्या करे। देखिए, जब आप उसे आप कह रहे हैं कि बेटा आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे, अब आपने उसको इस सोसाइटी में नीचे कर दिया, वो कैसे फिजा के बराबर आए? द ओनली वे उसको नजर आता है वहां गुस्सा करूं, इसे लगे मस्कुलिनिटी है, मैं बड़ी चीज हूं। अच्छा, हमारे यहाँ मस्कुलिनिटी का तस्वर सिर्फ ये है कि शायद मर्दों में नहीं, खवातीन भी कुछ ऐसी होती हैं जिनको नीचे से इस तरह से परवान चढ़ाया गया होता है कि आप जो कहती हैं ठीक है। तो जब बाहर निकलेंगी तो उनको वही माहौल चाहिए जो घर में था। अच्छा, अब सोसाइटी सारी की सारी आपको ये तो नहीं कह सकती कि डॉक्टर काशिफ आप हर दफ़ा ठीक हो। सोसाइटी में कुछ गलतियां भी मुझसे होती होंगी। अच्छा, मगर वैसे मैं सारी टीचर्स को नहीं कहूँगी। टीचर्स तो कहते हैं वालिदैन का रुतबा रखते हैं, और जाहिर सी बात है उस्ताद आप और माँ के बराबर ही होता है। मैं ये कहना चाह रही थी, कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स, कुछ प्रिंसिपल्स बहुत सख्त होती हैं, बहुत गुस्से वाली होती है ना। कुछ बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चों को अपने साथ अटैच करके दोस्ती करके समझाती है, मगर कुछ बच्चे कुछ टीचर्स के एंगर से पढ़ भी लेते हैं। तो वो उसमें किस हद तक बेहतरी है? मतलब बच्चों के लिए अगर कोई टीचर बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत पत्थर की हैं, गुस्से वाली हैं, कि बच्चे बस डरे हुए हैं तो बहुत गुस्से वाली हैं, इनसे नहीं पूछना, कुछ पूछना भी है तो डरे हुए हैं, तो ये सब चीज़ ठीक होती है क्या? अच्छा, मैं आपको हदीस से समझाता हूँ। हदीस नबवी बड़ी खूबसूरत है। जबर के माहौल में परिंदे भी अपने घोंसलों में मर जाते हैं। जब परिंदा महसूस करता है कि जबर है, गुस्सा है, खौफ है, वो मर जाए, तो इंसान की रूह कितना बीमार होती होगी। हाय हाय, आप एक तजर्बा कीजिए, डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई फूल या कोई ना कोई पौधा होगा। बहुत सारे। आप 10 दफ़ा उस पौधे को गुस्से से देखकर देखिए, 11वीं दफ़ा वो पौधा मुरझा जाएगा। ये आज एक्सपेरिमेंट कीजिए। अच्छा, अच्छा, और सुबह किसी फूल को आप मुस्कुराकर देखिए, उस फूल की 2 घंटे जिंदगी बढ़ जाएगी। अच्छा, यानी कि नबातात के ऊपर, जमादात के ऊपर, जानवरों के ऊपर असरात होते हैं। हम तो फिर इंसान हैं। क्या कैसे बात मुमकिन कही है है? वैसे डॉक्टर साहब, कैसे बहुत मुमकिन प्यारी है? बात कही है। पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो ना, यहाँ इसी स्टूडियो में भी बिल्ली आ जाए ना, आप सिर्फ उसको इतना करो, वो आपके पाँव में आके लौटना शुरू कर देगी। और मैं बिल्ली को पीछे हटो, वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। अरे भाई, जानवरों को भी पता है मोहब्बत की जुबान का। डॉक्टर बच्चा साहब है। देखिए, गुस्से के बाइस तो देखिए कितने सारे जो लोग हैं वो जेलें काट रहे हैं, उधर जेल की कैद में बैठे हुए हैं, तो सब गुस्से की वजह से ही है। आपने इतना ठीक एंगर। कहा। जब उनसे हम बात करते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर उनका करने के लिए ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, तो वो एक बड़ी कमाल की बात करते हैं मुझे। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब अगर उस वक्त हमने अपने गुस्से को पी लिया होता, तो आज जब मेरी बहन और माँ मुझे मिलने आती है तो वो जो बातें मुझे बताती है कि किन किन हालात से मेरे से मिलने आई, हाय हाय। तो आज मुझे सारा दिन सारी रात गुस्सा आता रहता है। काश मैं उस वक्त वो गुस्सा पी लेता। आपने एक छोटे से मसले के लिए गुस्सा किया, आप जेल में आ गए, आज आपको जगह जगह जेल में गुस्सा करना पड़ रहा है। अब आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, इसीलिए हदीस है मतलब वो तो स्टेन कर गया ना, अब तो जेल में गुस्सा ही गुस्सा है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे आप बताइए कि उसने क्या गेन क्या किया एंड ऑफ द डे? मतलब सुबह जब आप रात को लेटते हैं तो एक लम्हे के लिए हम में से हर इंसान सोचता है मैं आज गेन क्या किया।
तो जब आप लाइफ के एंड पे सोचते हैं, वो कहा था ना वासिफ साहब ने कि मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, सारी हस्ती का फसाना इसी आवाज में है। वाह डॉक्टर साहब, तब पता चलेगा आपको कि आपने गेन क्या किया। क्या तो कोई वो- हदीस आप सुना रहे थे, मैं चाहूंगी। हाँ, वो हदीस सुना रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने वाली चीज़ों में जो सबसे अफसल है वो गुस्सा है। आप अंदाज़ा कीजिए, यानी हमें तो पता ही नहीं था कि ये पीने वाली चीज़ है, ये पीने वाली चीज़ है बकायदा। अच्छा, अब पीना कैसे है? ऐसे नहीं पीना कि दबा देना, हाइड कर देना, ठीक। नहीं, उसको कूल करना। 3 वेज होते हैं एंगर को मैनेज करने चलिए के। फिर इसके हल पे ही बात करते हैं, जी। क्योंकि समय आपके पास जो भी है, पहला जैसे- फेज वे होता है वो होता है कि आपने गुस्से का वेंटिलेट कर दिया। अच्छा, मुझे आप पे ventilate, गुस्सा आया, ठीक मैंने है। निकाल दिया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि गुस्सा आया, मैंने हाइड कर दिया, दबा दिया, उसके ऊपर प्रेशराइज है कर दिया, गुस्सा मगर दबा उसको दिया। दबा रहे। उससे नुकसान क्या होगा? मुझे फिजिकल हेल्थ मेरी जो है ना वो स्टेक पे आ जाएगी। ओके, जो सबसे बेस्ट तरीका है वही जो मैंने अभी आपसे हदीस में कहा, वो है गुस्से को कूल करना। अच्छा, अब कूल कैसे होगा? हाँ, ऑपोजिट सोच के, दैट इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसे इलाज बिल जिद भी कहते हैं इमाम गजाली। अच्छा, मिसाल के तौर पर मुझे ए अच्छा नहीं लगता, ठीक, अब मुझे ए को देखते ही एंगर हो जाता है। इलाज बिल जिद ये है कि मैं सोचूं ए में खूबियां क्या क्या हैं, कुछ तो होंगी ना, ये तो पॉसिबल नहीं कि सारी बुराइयां हो उसमें। अच्छा, उस एक की नेगेटिव चीजों को हटा के Yes. हमने जो उसके उस टाइम पे जी, उसके सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी अच्छाइयों को याद करना है। यस। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं साथ वाले से पूछूं, यार ये ए में क्या खूबी? वो कहेगा रेगुलर बड़ा है, यस ये तो रेगुलर है बड़ा। वो कहेगा ताबेदार बड़ा है, यस ये तो ओबीडियंट है बड़ा। अब जो ही आपने उसका ऑपोजिट सोचा तो क्या होगा? आपका एंगर खुद खुद कूल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब हम एंगर में जाते हैं एक खास कैफियत में चीज़ों को ले रहे होते हैं, एक खास फ्रेम ऑफ माइंड होता है डॉक्टर हमारा। जब गुस्सा आता है इंसान को, पल्पिटेशन हो जाती है, ये मगर सवाल में ब्रेक बल्कि कॉल लेती हूँ। कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप सब कॉल कर सकते हैं जिसको गुस्से का प्रॉब्लम है, घर में कोई ऐसे फ़र्द है जिनको आप ट्रीट करना चाहते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर हमारे पास है, आपको सारी थेरेपीज़ बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? टीवी का वॉल्यूम बंद करके बेटा मुझसे बात कीजिएगा। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कॉल की आवाज़ सेट पे नहीं आ रही, पहले कॉल सुन लीजिए फिर दे दीजिएगा। अच्छा, फिर मैं आपसे ना ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछूंगी कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे जिस्म के जितने आर्गन्स हैं उनमें कोई ऐसी क्या ख़राबियाँ होती हैं, हमें क्या होता है? ये पल्पिटेशन आना, ये ठंडे पसीने आ जाना, होता है ना सांस फूलना, ये सारा एकदम से गुस्से में क्यों होता है? इतनी एक्सरसाइज करके नहीं होता, 1 सेकंड की किसी बुरी बात पे, किसी की कोई नागवारी बात पे एकदम से गुस्सा आता है, वो सब कुछ हो जाता है, पसीने भी छूट रहे होते हैं और आवाज़ भी बहुत पिछाई चली जाती है, ऐसे ही है? Yes. ये ब्रेक के बाद आपने बताना है ऐसे क्यों होता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज गुस्से के ऊपर कि हम अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर काशिफ मौजूद है, प्रोफेसर। तो हम इनसे बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म के कौन से ऐसे आर्गन जो हैं वो डैमेज होते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है जब हमें गुस्सा आता है। अच्छा, मज़े की बात है, कोई जिस्म का ऐसा आर्गन नहीं, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, जिसके अंदर हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस नहीं हो जाता। अच्छा, अभी आप ब्रेक में उससे बात कर रही थी, एक्सरसाइज में तो इतनी हमारी पल्पिटेशन नहीं होती, हार्ट बीट नहीं बढ़ती, इतना वेट नहीं हम होते। अगर आप 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करें और जस्ट 15 सेकंड्स का एंगर करें, तो दोनों बराबर हैं। अच्छा, 15 सेकंड्स। मगर जबकि गुस्सा तो 12 मिनट की कोई ड्यूरेशन तक का रहता नहीं, है ना, नहीं, जिसमें नहीं, कहते हैं मैं घर से आपको बाहर बताता चले हूं। जाओ, नहीं, बैठ जाओ। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसानी ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक दायां हिस्सा, एक बायां हिस्सा। ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बाहर से या अंदर से, वो दाएं निसफ कुर्रे में आती है, दैट इज कॉल्ड राइट हेमोस्फेयर। अच्छा, इधर आती है? इधर आती है पहले। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये गुस्से वाला है। ठीक है। इसका मतलब है कि दुनिया का हर शख्स बाई बर्थ एंगर में है, ओह, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है ना। तो ये क्यों गुस्से वाला है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोनों को बैलेंस रखने के लिए इसको गुस्से वाला, इसको रैशनल, अकल वाला किया। अच्छा। नो यू नीड 30 to 45 seconds to transform this information from this side to this side. 30 से 45 सेकंड लगने हैं। तो वो जो सेकंड्स लग रहे हैं उसमें फिल्ट्रेशन हो रही है Yes. कि करना क्या है, अगर सही क्या है, कहीं बुरा आप क्या है। 30 से 45 सेकंड वेट कर ले रिएक्ट करने में, तो आपका गुस्सा वैसे ही मैनेज हो जाएगा। ओके, अब सुनिए इसमें बड़ी खूबसूरत, ये अच्छी टेक्निक। एक जबरदस्त खूबसूरत बात सुनिए। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, हाँ। बैठे हो तो लेट जाओ, लेट जाओ। लेटे हो तो दोबारा उठ के बैठ जाओ बिल्कुल। और आधा ग्लास पानी पियो। ठीक है। डॉक्टर मार्था मुझे पढ़ाती थी अमेरिका में, हाँ ईथीस्ट थी, गैर मजहबी थी। हाँ वो मुझे एंगर मैनेजमेंट पढ़ा रही थी क्लास में। मैंने हाथ रेस किया, मैंने ये वाली उनको बताई बात, बताया कि नबी ने कही है, क्योंकि मजहब पे यकीन नहीं करती थी। कहती है काशिफ, हु सेड दिस? मैंने कहा मैम इफ अगर मैं आपको नाम बताऊंगा आप माइंड करेंगी? कहती नहीं बताओ। मैंने कहा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन। माशाल्लाह। कहती वाज ही साइकोलॉजिस्ट? क्या बात? मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती एक्चुअली ये जो बात कर रहे थे ना कि बैठ जाओ लेट जाओ, वो 30 to 45 सेकंड गुजार रहे थे। सुभान अल्लाह। उनको 1450 साल पहले पता था कि अगर ये टाइम गुजर जाए अरे वाह। तो रिएक्शन उतना शिद्दत से नहीं होगा जितना चाहिए। जहाँ पे साइंस अब पहुंच रही है। यस, अब साइंस क्या कहती है? अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, ये भी वक्त ही गुजार रही हैं। अच्छा। तो फौरी रिएक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है? 30 से 45 सेकंड रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी ये आपने पहली टेक्निक टेक्निक है बता दी। उसकी। ठीक है। अच्छा, और आपने अभी कहा 10 से स्पेशली 12। मियाँ बीवी के बीच में भी जो बातचीत होती है, उनकी केमिस्ट्री जो है ना, जब डिस्टर्ब होती है तो झगड़े, फिर तलाक तक बात नौबत आ जाती है। ये भी गुस्से की वजह से ही होता है ना। मियाँ खड़े होकर तलाक दे देता है, बीवी बच्चे उठाती घर से चली जाती है। ये सब भी एंगर की वजह से होता है ना, कि उस वक्त बच्चे उठा के घर से ना जाती तो शायद शादी बच जाती। वो गुस्से में किसी बात पे बीवी को हाथ नहीं उठाता या गाली नहीं देता तो शादी बच। इनके रिश्ते में जब ये आते हैं इख्तलाफात, वो भी गुस्से की वजह से। एक लाइन इसको की, कैसे ठीक? एक लाइन की एंगर मैनेजमेंट प्लीज बताएं। नहजुल बलागा मौला अली करमल्ला वजहुल करीम जी कमाल की बात कर दी। जी। कहा गुस्से को कंट्रोल करने की एक ही चाबी है, क्या? वो खामोशी है। उस वक्त अगर दोनों तरफ से बोलना शुरू कर देंगे, देखिए जब मर्द गुस्से में है तो खातून का काम है खामोशी इख्तियार करे। अगर कभी आप गुस्से में हैं तो मर्द का काम है खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि उस वक्त ट्रिगर करता है गुस्सा। आप गुस्सा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज आपको मेरे किसी एक्शन से मसला है और फिर मैं ऊपर से बोल भी रहा हूं। अब ट्रिगर डबल हो गया, यानी डबल पावर मैंने दे दिया आपको गुस्सा करने की। अब जितना मैं बोलता जाऊंगा आप ट्रिगर होते जाएंगे, ट्रिगर होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होता जाए। ये प्लस में नहीं जाता, ये मल्टीप्लाई में जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तेजी से सक्रिएट करना शुरू कर देती बॉडी में। अच्छा, एक किसी को कुछ कह रहा है तो दूसरा भी, अगर मियां ने कहा कि तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं और है, मैंने तो आगे से कह दिया तुम्हारे कौन सा ठीक है। हाँ, ये वाली बात। अब ये ट्रिगर हो गया। अच्छा। ट्रिगर, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था वो जायज है या नाजायज है, वो एक्चुअली मैं वेंटिलेट कर रहा हूँ। जो ही मैं वेंटिलेट कर दूंगा। अच्छा, इसीलिए जब हमारे बुजुर्ग जो थे तसव्वुफ में वो कहते थे ना खामोशी इख्तियार करो, तो वो कहते थे, सास को कहते थे कि जो तेरी नौ गुस्सा करे ना, ਇਹਦਾ बड़ा ही इलाज ही अच्छा, तू दंद इस तरह कर लेने ने, ऐसे करके। ये दांत नहीं बंद कर रहे थे, वो जुबान बंद कर रहे थे। जैसे एक बहू की बहुत लड़ाई होती थी तो वो गई किसी आलिम के पास, उन्होंने पूछा कि भाई मेरी बड़ी लड़ाई होती है मेरी सास के साथ, इतनी चिक चिक होती है, मैं किसी दिन खुदकुशी कर लूँगी, इसका कोई आप मुझे ना हल बताएं। तो उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया बांध के ना उसको तावीज़ बना के इस तरह से दिया बहू को, बोला कि जब तुम्हारी सास कुछ कहे, कुछ तुम्हें बुरा भला कहे, तुमने सिर्फ ये तावीज़ दांतों के नीचे दबा लेना है, और जैसे ही वो ज़्यादा बोलती रहे गुस्से से, तुम्हें जो गुस्सा तुम्हें आ रहा है ना अपनी सास को जवाब दे, उस कागज़ को ज़ोर से तावीज़ को दबाते रहना। यही प्रैक्टिस उसने कोई 3 दिन 4 दिन की, तो वो नॉर्मल, सारा सिचुएशन नॉर्मल। वो गई वापस, उसने उनको पीर साहब को बोला कि भाई मैं जो ये तावीज़ दबाती थी तो मुझे लगता है आपका तावीज़ असर कर गया। वो चुप होना वो शुरू हो जो है गई। ना चुप हो गई। अब नहीं मुझे कुछ कहती। अब मुझे नहीं कुछ कहती। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें तावीज़ नहीं दिया था, मैंने तुम्हें एक टेक्निक दी थी। अच्छा, इस टेक्निक को हम 2 नाम देते हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, यानी आपने गुस्से से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया, अच्छा। आइसोलेट कर लिया। ठीक है। आप बोली जाओ, हाँ। मैं इधर इसको दबाई जाता हूँ। हाँ। दूसरा जो मैंने अभी आपसे कहा, खामोशी, क्योंकि जब मैं खामोश होता हूँ तो बड़ी कमाल की बात है, खामोशी से हैप्पीनेस हार्मोन पैदा होता है। ओके। और मेरे बोलने से स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता अरे है। वाह, अच्छा, तो ठीक जो ही मैं खामोश हो जाऊंगा तो आपको जितना भी गुस्सा होगा, हैप्पीनेस हार्मोन, एंडोर्फिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामिन, ये हार्मोन पैदा होने शुरू हो उससे जाएंगे। फिर हम ऊंचा बोलने से भी बचत हो जाएगी हमारी, Yes. कि चीख चीख के बोल रहे हैं, ऊंचा Yes. बोल रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, वो सब चीजें कंट्रोल में आ बिल्कुल। जाएंगी। और अभी आपने मियाँ बीवी की, मैं एक जरूर बात कहना चाहूँगा, टच थेरेपी। टच थेरेपी। एट दैट टाइम जब मियाँ बीवी में हो, अगर फर्ज किया मियाँ गुस्से में है तो उसकी बीवी का काम है उनके हाथ को टच कर दे, बस ऐसे, टच थेरेपी। अच्छा, ऐसे ही हाथ दबा बस दिया। ऐसे ओके। कुछ नहीं कहना आपने, हाँ। टच थेरेपी। अच्छा। दूसरा है जादू की जफ्फी, सेरोटोनिन पैदा करता है ये। अच्छा। अगर आपका बच्चा माँ बाप गुस्से में है
चुप करके बस गले लग जाएं। जो ही आप गले लगेंगे ना, सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होता है। सेरोटोनिन आल्सो अ हैप्पीनेस हार्मोन। ओके, इसीलिए इस्लाम ने कहा कि 5 नमाजें पढ़ने जाओ मस्जिद में, नमाज पढ़ के गले लगो, बगलगीर हो। क्यों कहा गया? ताकि सोसाइटी में सेरोटोनिन हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन फैले। अच्छा सर, हमारे दीन में तो है कि कोई गुस्से में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आया और आपको कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो साइंस इस टेक्निक को क्या कहती है? टाइम आउट टेक्निक। टाइम आउट ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिसीजन फैसला नहीं लेना। यस, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इस इन्वायरमेंट से बाहर जाना चाहिए फौरन। ठीक है, इन्वायरमेंट से बाहर जाऊं और इससे डिफरेंट काम कोई करके आऊं, मतलब पानी पी लूं, वॉक कर लूं, कितने मिनट के बाद म्यूजिक सुन लूं। अब अर्जेंट फैसला भी करना है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज द पर्सन। ओके, अच्छा, जितनी एज बढ़ती जाती है, याद रखिए 40 प्लस जब आपकी एज हो जाती है तो आपका गुस्सा और आपकी आदतें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। नाउ यू नीड मोर टाइम। अच्छा, उससे पहले आपको बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं आप। तो जो 40 साल से छोटी उम्र के हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका गुस्सा 40 साल से ज्यादा वालों से जल्दी रिकवर हो सकता है। अच्छा, सिर्फ आपने करना क्या, एनवायरनमेंट चेंज कीजिए अपनी 1, 2, 3 और 4 मिनट्स के लिए। ठीक है, वहां जाकर इससे हटकर कुछ सोचिए। अपने ब्रेन को थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड दीजिए, रेस्ट का टाइम दीजिए और वापस सिचुएशन में आइए, आपका फैसला जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी टेक्निक्स और थेरेपीज आपने हमें समझाई। हम आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम से जो मुझे लगता है लोग नहीं समझ पाएंगे। जितने लोगों की रहनुमाई हुई है, आप प्लीज़ इस प्रैक्टिस में आइए। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी आम सी टेक्निक उन्होंने बताई है, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते हों, बच्चों के रिश्ते हों, अगर बाहर जा रहे हैं उनके साथ जो आपकी अटैचमेंट, आपकी जो केमिस्ट्री है, उनके साथ किस तरीके से आप अपने उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं, अपने गुस्से को, एंगर को कम कर सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी टेक्निक्स को अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में बना लें, एडजस्ट कर लें अपने आप को, तो फिर हम इतनी बड़ी गलतियाँ ना करें कि हम किसी का कत्ल तक कर देते हैं। वो किस वजह से? गुस्से में। तो इंसानियत का कत्ल कर रही है, कभी अपनी ज़बान से, कभी अपने हाथ से, कभी किसी छुरी से। चाहे पाकिस्तान हो, यूके हो, इंडिया हो, हर मुल्क में बस इसी ज़बान के चक्कर में और ये हाथ के चक्कर में जो है ना लोगों के कत्ल हो रहे हैं। प्लीज़ कंट्रोल अपना एंगर और अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनने की कोशिश। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, दिल हमारा बड़ा कमज़ोर होता है। हम छोटी छोटी बात से ना अपने दिल को जो है ना और मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। दिल आज़ारियाँ हो गई, दिल पे बोझ हो गया, बहुत से ऐसे दुख दर्द हम सब चीज़ें कहते हैं दिल पे। मगर ये हमारे सारे मुहावरे। असल में दिल जो है बीमार हो जाता है, फिर दिल में वैसी खून की गर्दिश नहीं रहती, फिर दिल जो है वो एक हमारे पूरे जिस्म का जो एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पूरा जो हमारा जिस्म के सारे जो आर्गन हैं वो एक्टिव होते हैं, चल रहे होते हैं, और उनकी ब्लड सर्कुलेशन होती है। अगर दिल ने खून देना ही बंद कर दिया आगे बॉडी में, तो वो फिर बहुत सीवियर मसला हो जाता है। तो दिल बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ है और दिल का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है। हम अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मगर दिल का ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे मदऊ किया है। ज़बरदस्त हमारे पास प्रोफेसर नुमान नसीर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज हमें बताएंगे कि लाइफस्टाइल ऑफ हार्ट पेशेंट्स, हम कैसे उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि यहीं से आ जाएं कि एक पेशेंट है, उसको सपोज़ हार्ट की डिजीज़ है या हार्ट अटैक हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है अब और कैसे लेके चलना है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो और उसके बाद उसने कैसे लाइफस्टाइल में अपने आप को मॉडिफाई करना है, तो उसमें डाइट से शुरू करना चाहिए, जिसमें डाइट में उसको सब्जियां, फल, दालें, उन सब पे फोकस करते हुए मेन सोर्स ऑफ कैलोरिक इनटेक जो है अपना उनके ऊपर रखे, और चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब से जो है इज्तनाब करें, उनको अवॉइड करें। जो स्टडीज़ हुई में सपोर्ट करती हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो पैटर्न जो है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, सब्ज़ी फल दालों के ऊपर, उसके ऊपर प्लांट बेस्ड फूड्स के ऊपर करके फोकस करके खाएं, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइट यू कैन हैव। तो दैट शुड बी योर मेन फोकस ऑन द डाइट। लोग डाइट में और बाकी चीज़ें पूछते हैं कि जी अंडा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो देयर नो नेगेटिव स्टडीज़ ऑन। अपने खाना हो तो एक अंडा रोज़ का ज़रूर खाएं, जर्दी के साथ खाएं बेशक। अच्छा, सफेदियाँ सब योग भी खा सकते हैं, सफेदियाँ बेशक 2 ले लें। डॉक्टर, ये जो आपने चिकनाई की बात की थी, इधर में साथ फिर आगे चलते हैं कि ये जो चिकनाई है ये तो हमें सोर्स इधर से मिल जाता है, तेल, घी, मक्खन,
डेयरी मिल्क वगैरह इन चीज़ों से भी, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अब ये जो चिकनाई है, ये वाला जो चिकना फैट है, ये अब अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाएं, या फिर कोई और ऐसे तेल या ऑयल कोई चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर जी सकते बिल्कुल, बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन। ऑयल में ये कि जो मेडिटेरेनियन ये जो ऑलिव ऑयल है रॉ फॉर्म में कोल्ड कंप्रेस्ड, दैट इज़ अ हेल्दी ऑयल। जिन ऑयल्स में भी पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिनमें ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है वो बड़ा अच्छा तेल है। अच्छा। उसमें आप रोटी डिप करके खाएं, उसको सैलेड पे डाल के खाएं। पक के खानों में देयर इज अ कंसर्न कि ऑयल्स हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। यूज़ तो mean आपको only वेजिटेबल virgin ऑयल से oils? करने चाहिए, you वेजिटेबल mean- ऑयल से करने चाहिए, बट अच्छा। घी मक्खन में यूज़ करने में सिर्फ ये होता है उसमें ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं जी घर में बन जाता है तो खालिस होगा, बट उसमें ये इशू होता है कि ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड, और वेजिटेबल ऑयल्स में जो है आपका ऑलिव ऑयल के ऊपर एक्चुअली स्टडी भी आई हुई है विच शोड सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ऑलिव ऑयल को जब हम बहुत हीट में पका लेते तो हैं, वो भून उसका लेते देयर इज हैं, अ कंसर्न दैट वो हाइड्रोजनेट हो जाए और उसका फिर वो फ़ायदा ना रहे। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें और चिकनाहट को कम करने के लिए आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं साथ में, और अगर दूध वैसे इस्तेमाल करें तो मलाईदार के यूज़ कर लें, और लो फैट आपको योगर्ट भी मिल जाता है, तो जो दही वगैरह है वो भी लो फैट यूज़ कर लें उसमें ठीक है। साथ। और वो जो सूरजमुखी के फूल का तेल और पत्तों के Again, जो leaves का तेल, vegetable oils is are that preferred. okay Yes, to- vegetable oils are preferred over other oils के दूसरे। आप वैसे घी मक्खन को इस्तेमाल करें तो vegetable oils are preferred ये for भी खा cooking। हाँ सकते जी, हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स। But olive oil is a better form of oil. But generally डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। अगर खाना है तो ग्रिल्ड हो, स्टर फ्राइड हो तो वो बेहतर है। दूसरा, लोग चिकन फिश इन चीज़ों का पूछते हैं, वो खा लें, लेकिन अगर डीप फ्राइड हैं तो दे आर एज बैड एज मीट, तो इसलिए ग्रिल्ड हो या स्टर फ्राइड हो। गोश्त का भी लोग पूछते हैं कि अगर गोश्त हफ्ते में एक आधी बार आप लीन फॉर्म में चर्बी उतरवा के खा रहे हैं तो दैट इज़ ओके। तो हर चीज़ इतदाल के साथ, बट मेन सोर्स ऑफ कैलोरिक इंटेक सब्जी फल दालों पे रखते हुए। और कुछ लोगों जिनका वज़न ज़्यादा है, अगर उन्हें वज़न कम करना है तो जितनी भी डाइट्स हैं जिनमें वेट लॉस के ऊपर फोकस किया, उन्होंने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट्स को गायब कर दिया था। हाँ। कीटो डाइट, साउथ बीच डाइट, एटकिंस डाइट्स, इन सब में क्या फोकस था, कार्ब्स निकाल दिए थे। ठीक है। तो उसमें है कि रोटी, चावल, ब्रेड, मीठा उसको आप साइड पे कर दें, तो उससे आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी और कैलोरिक इंटेक भी कम रखें अगर आपको वज़न कम करने की साथ ज़रूरत है। तो ये सारी डाइट में चीज़ें जो मिला के सब इतदाल के साथ यूज़ करते हुए करनी है। डॉक्टर साहब, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल बहुत पीक पे है, हर कोई जी, इसको जी, फॉलो जी। कर रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज मैंने देखा इससे हो जा रहा है। तो क्या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई पर्सनली बिलीव के ये वैसी जैसे हम रोज़ा रखते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आई पर्सनली फील के डाइट वो मेंटेन रखनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। अच्छा, ये जो आपकी मेजर्स है ना कि आपने कोई डाइट की, उससे वेट लॉस किया हफ्ते के लिए 2 और फिर वो आप दोबारा गेन कर लिए, these weight fluctuations actually long term are not good, some of the studies support. Oh. So maintain a diet which you can sustain long term. तो Okay. चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही कम करें, but then you sustain it and adopt it, and so that's why I personally support the Mediterranean diet pattern, और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की हैं और अलॉट ऑफ द साइंटिफिक गाइडलाइंस ऑल्सो सपोर्ट दैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफ़ी फ़ायदे देखे गए हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना, कि सारा वक्त फास्टिंग पूरा साल मेंटेन करना, इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो इसलिए आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि लोग वो करते फिरें। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? एहसन, क्या सवाल है? जी हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि वो लोग जिनके दिल के ऑपरेशन हुए हैं या स्टेंट पड़े हुए हैं, बाईपास हुआ है, वो वॉक वगैरह तो करते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज में कौन सी एक्सरसाइज हैं, एरोबिक्स या दीगर, जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं? क्या वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं? जो हार्ट के पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है स्टेंट या बाईपास, उनकी एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं? इस बारे में जरूर बता दी। जी बिल्कुल, अभी आपको ब्रेक के बाद इसका जवाब मिलता है। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और प्रोफेसर नुमान नसीर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है और आपको बता रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है। एक कॉल थी, उनका जवाब जो है हम अभी नसीर साहब आपसे लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कॉल में वो पूछ रहे थे कि एक्सरसाइज अगर आपको स्टेंट वगैरह डल चुके हैं, ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो कितनी करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। उसमें यह कि अगर आपका रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें जनरली हार्ट अटैक के बाद रिकमेंड करते हैं कि 2 हफ्ते टेक इट ईजी, and after that, after consultation with doctor, आप exercise शुरू करें। But for most people, the exercise that is recommended is अगर आपके डॉक्टर इजाज़त देते हैं, is half an hour a day at least of moderate intensity exercise। अब लोग पूछते हैं जी moderate intensity exercise क्या है? वो ये है कि इस तरह की exercise हो आपने गेज करने की मेरे लिए moderate intensity है कि आप जब exercise कर रहे हो तो आप पूरे जुमले में बात कर सकें, सांस चढ़ाओ, लेकिन इस लेवल का सांस चढ़ाओ कि आपका पूरे जुमले में बात कर सकें। तो which is like a brisk walk।
वो कर ली, या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, बट हरकत में बरकत है। अच्छा। इसलिए आपने मेंटेन करनी है उस लेवल की एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी की आधे घंटे के लिए, प्रेफरेबली डेली। और उसमें अब यह है कि आपके पास डिफरेंट वॉचेस और डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिसके जरिए इवन फ़ोन आपको स्टेप्स आप बता अपनी, देता हाँ, है। palpitation तो आप अपने तक स्टेप्स walk काउंट कर लें कि steps, ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7000 स्टेप्स, Okay. वरना मिनिमम 4000 स्टेप्स तो अचीव करने की कोशिश चाहे वो करें। घर के अंदर भी चल जिस फिर तरह के भी तेजी से। एक्टिव अच्छा, करके, मैं देखता हूँ लोग जिम आ रहे हैं जी कि ढूंढ रहे हैं जगह जो जिम के दरवाजे के साथ मिल जाए, वॉक कर लें आप थोड़ा सा अगर जिम में, यू नो, सो ट्राई टू फाइंड वेज टू एक्चुअली एक्सरसाइज एंड बी एक्टिव। ठीक है। तो जितना भी रह सकें अच्छा है। बल्कि कुछ लोगों को जब हार्ट कमज़ोर होता है तो लोग डरा देते हैं, आपने हिलना नहीं, मूव नहीं करना। नहीं, जितना आप कंफर्टेबली मूव कर सकें, एक्टिव हो सकें तो करना चाहिए। बट अगेन अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद, स्पेशली अगर आपका फ्रेश हार्ट अटैक हुआ है तो उसके शुरू के फेज़ में हम कहते हैं कि 1 to 2 वीक्स में आप रेस्ट करें, डिपेंडिंग ऑन आपके हार्ट मस्कुलर डैमेज कितनी हुई है और उससे आप किस तरह रिकवरी दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो फॉर जनरली ऑल कमर्स आई थिंक एक्सरसाइज जो है हाफ एन आवर मॉडरेट इंटेंसिटी यू नो डेली कोशिश करें करने की। साहब, और ये जो- रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी थोड़ी हाँ। बहुत अगर कर सकें तो करें। उसमें यह है कि मसल मास वगैरह बिल्ड करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, आपकी शुगर लेवल्स भी बेहतर होती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में एक रूल ज़रूर बताता हूँ, हाँ। इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट सडन हैवी एक्टिविटी जिसको आपकी आदत नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। Kind of, मतलब? मैं जब यूएस में जब काम करता हूँ, आई नो पहली स्नोफॉल में जब यू पेन वगैरह में था, उधर स्नोफॉल काफ़ी विंटर्स में जब कभी होती थी तो मुझे पता था पहली स्नोफॉल पे आज लोग हार्ट अटैक के साथ मेरे साथ आएंगे। सारा साल एक्सरसाइज नहीं की हुई और एकदम स्नो शवलिंग शुरू कर दी अपनी अच्छा। ड्राइवेज को क्लियर करने के लिए। तो सडन हैवी एक्टिविटी ठीक जिसकी है। आदत ना हो वो नहीं करनी चाहिए कि वो एकदम हैवी गलत। फर्नीचर उठा रहे हैं, स्प्रिंट मारे हैं और एक्सरसाइज रेगुलर की नहीं की हुई, अच्छा। तो दैट कैन एक्चुअली कॉज अ प्लैक रप्चर और कॉज अ हार्ट अटैक। सो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर करनी चाहिए, बट सडन हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट डिजीज पेशेंट होते हैं उनके बारे में बताइएगा कि क्या उनको हार्ट अटैक कम आता है, उनका खतरा कम होता है अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है हार्ट डिजीज का? नहीं, उनका ऑब्वियसली जिनको ऑलरेडी इवेंट हुआ हो उनको दोबारा रिकरेंट इवेंट का रिस्क ज़्यादा होता है आम बंदे से डेफिनेटली, क्योंकि उनमें ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ मौजूद है। तो इसलिए उनमें काफ़ी यू नो दोबारा रिकरेंट इवेंट का होता है, इसलिए उनमें एहतियात एक कुछ जिसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन आप कर रहे होते हैं, तो उनमें एहतियात बहुत एग्रेसिवली करनी होती है ताकि दोबारा इवेंट ना आए। जो स्टेंट बाईपास आप करते हैं वो एक मैकेनिकल फिक्स होता है, किसी बंद नाली की शरान के लिए आपने कर दिया, लेकिन आगे नई बंदिशें ना आए, नए ब्लॉकेजेस ना आए। वो जिस्म में एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो आपके सर से पांव तक नालियों में चल रही है। उसको रोकने के लिए आपने सारी ये लाइफस्टाइल की चीज़ें जो हमने डाइट की पहले डिस्कशन की वो करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उससे अवॉइड करना है। आपने जो है स्लीप पैटर्न अपना अच्छा रखना है, वो भी आपका अगर सही ना हो तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कि अच्छी एनवायरनमेंट में रह सकें, सारी चीज़ों को आपने लाइफस्टाइल को जो है आपने अच्छा रखना है ताकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस ग्रो ना करे। और जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब को आपने साथ कंट्रोल में रखना है अपने डॉक्टर के साथ रुजू करते हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल है, आपसे कुछ सवाल करेंगे जी। मोहम्मद यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगे? हेलो मोहम्मद यासीन, उनकी कॉल कट गई है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तो सॉरी क्योंकि बात चल रही होती तो मुश्किल से आपकी कॉल में कंट्रोल कर सकती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताइएगा, क्या कोलेस्ट्रॉल वाला जो पेशेंट होता है जिसका बहुत बड़ा रहता है हर वक्त, उसको भी हार्ट डिजीज़ जल्दी हो जाती है, हार्ट अटैक? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो कोलेस्ट्रॉल के लिए आई थिंक एवरी एडल्ट शुड गेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक्ड, फास्टिंग शुगर चेक्ड, सिंपल वे ये आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैं कहता हूँ कि इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत लेट होती हैं, दे आर ऑल साइलेंट किलर्स। तो इनको आप पीरियडिकली चेक कराते रहा करें ताकि कंट्रोल में रखें। तो कोलेस्ट्रॉल में यह है कि यू नो कुछ लोगों को तो फेमिलियल होता है, जेनेटिक इशू होता है कि उनके फेमिलियल डिसऑर्डर होता है कि कोलेस्ट्रॉल बचपन से ही बहुत हाई रह रही होती है कि लिवर आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनाता है। तो अगर वो बहुत हाई लेवल पे हो, जिस तरह हमारी LDL 190 से भी ज़्यादा है, तो उसमें फ़ौरन आप एग्रेसिव कोलेस्ट्रॉल की दवाएं शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों के लिए 40 एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है कि आप अपना 10 ईयर रिस्क कैलकुलेट करें और उसकी बेसिस पे द डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्कोरिंग मैकेनिज्म है जिसके लिए आप कर लेते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका 10 साल का इतना हार्ट अटैक का रिस्क है। तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे को कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है अच्छा। कि नहीं देनी है। किसी को ऑलरेडी नॉन हार्ट डिजीज़ है तो उसको तो देनी देनी है, उसमें ठीक कोई है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक लोग कहते है। हैं जी मेरी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देख के, जी। बट दैट नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। कि हाँ। अगर कोई आप यंग हेल्दी बंदा है उसके लिए वो नंबर कट ऑफ जो लैब रिपोर्ट पे वो ठीक होगा, लेकिन आपके 10 ईयर रिस्क पे क्या है, आपको नॉन हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, उन बेसिस पे आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई को
एडजस्ट करना होता है और नंबर को नीचे लेके आना होता है। किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो तो उसकी रेडियल 55 रिकमेंडेड है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सो यू हैव टू बी हर बंदे इंडिविजुअलाइज करके आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर देना होता है। साहब यासीन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासीन, क्या पूछेंगे? जल्दी से पूछ ले, टाइम नहीं है। पूछ ले जल्दी, वॉल्यूम टीवी का भी खोला हुआ है, टाइम खत्म हो गया। जवाब जी। तो पीछे मैं भी बोली जा रही हूँ, बादशाह भी बोल रहा है, जल्दी बोलिए। दूसरी बार कॉल किया मगर टीवी का वॉल्यूम। आप ब्रेक में बता दीजिएगा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया। मगर मैं आपको दोबारा भी बुलाऊंगी क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल के मामले में मुझे लगता है सबका दिल जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे आती रहती हैं। आज हम बात करेंगे झाइयों के ऊपर, तो हम सारी कॉल्स भी आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आज आप जो भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर कंज़ा से तो शी इज़ अवेलेबल, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। मगर कोशिश कीजिएगा कि झाइयों के ऊपर ही आप सवाल कीजिए क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फिज़ा, You बिल्कुल looking ठीक ठाक। very pretty। देखिए डॉक्टर भी खूबसूरत हो, हसीन हो, प्यारा हो, तो क्लाइंट तो आपके जैसे बनने के लिए आपकी क्लिनिक के चक्कर ही लगाते रहते होंगे, नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन रिजल्ट बेस्ड काम किया जाता है, रिजल्ट्स देती हूँ और अपने काम के साथ सिंसियर रहती हूँ तो लोग आते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी खूबसूरती के लिए भी कुछ करती हैं? वैसे एक सवाल है, मुझे लगता है जितने देखने वाले हैं वो भी दिल में रखते होंगे, तो आप अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, आप अपनी जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसको ओन करना चाहिए। मैं सारे प्रोसीजर्स जो मेरे क्लिनिक में अवेलेबल हैं वो सारे पहले मेरे ऊपर होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर होते हैं और या मेरे स्टाफ के ऊपर होते हैं और फिर हम अपने पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आते हैं तो फिर हम दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं। यार ये तो अच्छी बात ये है। किए जाने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे किए जाने चाहिए ताकि आप एजिंग को रोक सकें या रिवर्स कर सकें। अरे वाह डॉक्टर साहब, जी। सही बात बोली और देखो कितनी सच्ची बात बोली है। अच्छा, जब खुद आजमाएंगे, जब खुद पे अच्छा प्रैक्टिस होगा तो फिर डेफिनेटली आप अगर किसी को रेकमेंड भी करते हैं उसके फ़ायदे के लिए तो सामने वाले को उसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो मुझे ये बताइएगा, आज झाइयों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी। बहुत सी किस्म की झाइयाँ होती हैं, जो मोस्ट झाइयाँ लोगों को देखने में अमूमन मिलती हैं वो होती है प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद या बीच प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाती हैं। उसमें ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी होती है हमारे अंदर, ये कौन सी ऐसी हमें कहानी हो जाती है कि झाइयाँ चेहरे पे नमूदार हो जाती हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन। जी फिज़ा, सबसे पहले तो जो प्रेगनेंसी वाली छाइयाँ हैं उनको हम हार्मोनल मेलाज़मा कहते हैं या कोलाज़मा कहते हैं अपनी डॉक्टर की ज़ुबान में। तो जो तो प्योरली हार्मोनल होगा वो जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी मेलाज़मा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयरन की कमी होती है हमारी ख़वातीन में क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं रहता और वैसे भी प्रेगनेंसी में आयरन की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो छाई जो है वो तकरीबन परमानेंट हो जाती है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बावजूद छाई जो है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, तो उसमें फिर इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, हम आम रूटीन में सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम घर के अंदर सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे खुद पेशेंट्स बहुत सारे कहते हैं कि हम तो बाहर नहीं निकलते तो हम सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करें, हम तो हाउस वाइफ्स हैं, हम घर में रहते हैं, हमारा सूरज के साथ कोई सामना नहीं है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में आजकल जो लाइट्स यूज़ होती हैं वो LED लाइट्स हैं। LED लाइट से भी ऐसी ही UV रेज़ निकलती हैं जो कि सूरज से निकलती हैं, तो वो मेलाज़मा कॉज करने का या छाइयाँ कॉज करने का बहुत बड़ा सबब है। तो आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही सबसे पहले आपने सनस्क्रीन लगाना है। तो अच्छा। अगर आप वो लगाते रहेंगे तो एक तो छाई से बचे रहेंगे और इसके अलावा छाई को इलाज भी सनस्क्रीन से ही शुरू होता है। अच्छा, ये तो आपने लगाने वाली बात बता दी, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ भी बता दें क्या आयरन डेफिशिएंसी जो हो जाती है जिसकी वजह से आपने कहा कि झाइयाँ हो जाती हैं ये प्रेग्नेंट औरतों को, तो क्या वो आयरन की गोलियाँ खा सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि पहले 3 महीने उसमें हम ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं देते, इवन पैनाडोल भी खाने के लिए नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप 3rd मंथ आपका गुजर जाता है तो फिर सेफ़ होता है, उसमें हम ताकत की दवाइयाँ, आयरन की गोलियाँ और इवन विटामिन D और C भी स्टार्ट कर सकते हैं और कैल्शियम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर होता है, सारे गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके 2nd ट्राइमेस्टर से आपको आयरन की गोलियाँ या कैप्सूल्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वो रेगुलरली लेते रहेंगे तो छाइयों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि छाइयाँ जो है सिर्फ चेहरे पे क्यों नमूदार होती हैं? सबसे ज़्यादा चेहरे की तो या तो इस एरिया में होती है
या आँख के बिल्कुल पास, ये डार्क सर्कल ये नाक की जगह पे कुछ लोगों को, या पूरा ये चीक भर जाता है छाइयों से? जी बिल्कुल। What is this all about? Like इधर ही क्यों है, चेहरे पे क्यों निकलती बस है? ये समझ लें कि हमारी जो एशियन स्किन है, आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों को कभी छाई नहीं होती, उनको फ्रैकल्स होते हैं Freckles. लेकिन उनको छाई नहीं होती। नहीं। ये छाई जो है आप समझें कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया की बहुत कॉमन डिजीज़ है, और अल्लाह ताला ने इसको हमारी स्किन टाइप में यानी कि थोड़ी सी ब्राउन या गहरे रंग की स्किन में रख दिया है, और इसको हम कहते हैं कि ये सन एक्सपोजर से मोस्ट कॉमनली होती है। तो जैसे ही आपका सन एक्सपोजर बढ़ता है, तो चूंकि आप देखें बाकी हमारी स्किन जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ढके हुए होते हैं कपड़ों के अंदर, तो ये चूंकि मोस्ट एक्सपोज पार्ट है, आपके सूरज डायरेक्टली इन जगहों पे उसकी शुआएं पड़ती हैं, तो इसलिए मोस्ट कॉमन साइड जो है छाइयों की वो आपकी चीक्स होती हैं या ये फोरहेड का एरिया होता है। अच्छा जी। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं जब किसी को हो रही हो और बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई हो, तो वो कैसे पता चल सकेगा कि ये छाइयाँ ही हैं? देखिए हल्का सा डिसपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, हल्का सा गहरा रंग आपके चीक्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और कभी बाज़ात जो है वो हल्के से छोटे से स्पॉट से शुरू होती है छाई, और फैलते 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 पूरे चेहरे को अपने लपेट में ले लेती है। तो जैसे ही छाई शुरू हो या आपको लगे कि एक बहुत छोटा सा स्पॉट बन रहा है या हल्का सा रंग तब्दील हो रहा है आपके चीक्स के ऊपर या माथे के ऊपर, तो फ़ौरन से सनस्क्रीन सबसे पहले लगाना शुरू कर दें। उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और फिर इसका मुकम्मल इलाज कराएं। अच्छा, छाइयों की शिद्दत को कम करने के लिए क्या विटामिन सी अच्छा काम करता है? जिस तरह के इनके मार्केट में सिरम्स हैं, कोई क्रीम्स हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं, तो क्या वो छाइयों को कम करने में काम है? मोस्टली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग क्योंकि विटामिन सी एक एसिडिक एजेंट है, तो मतलब थोड़ा सा चुभने वाला एजेंट है, तो कुछ लोगों की स्किन में बड़ा स्वेयर रिएक्शन भी करता है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता, और 1-2 एप्लीकेशंस के बाद ही छाई पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती है कुछ लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप विटामिन सी को लगाने से पहले अपने कान के पिछले हिस्से में चेक कर लें, 48 घंटे पहले कान के पिछले हिस्से में 2 ड्रॉप्स लगाएं और देखें आपको कोई खारिश, कोई चुभन, कोई इचिंग होती है या नहीं। अगर कोई रेडनेस और इचिंग नहीं होती तो फिर आप सेफली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चीक एरिया में भी। अदरवाइज़ आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब एक दफ़ा डार्क हो जाता है मेलाज़मा तो फिर उसको ट्रीट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये कुछ लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे फेस वॉश, कोई क्रीम्स वगैरह जो है उसकी वजह से भी हो जाता है? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये कोई हमारी रिएक्ट करने की वजह से होती है क्रीम, या फिर कोई रिएक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कुछ फार्मूला क्रीम्स हैं जैसे जिनमें- मरकरी वाली क्रीम्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मर्करी या सल्फेट जिसके अंदर हो? स्टेरॉइड्स एंड मर्करी, 2 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं और आपकी स्किन को पतला कर देते हैं। ये ऐसी क्रीम्स हैं कि आप एकदम से लगाएंगे, अगले ही दिन आप वाइट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि ये आपके लिए अच्छी है क्रीम कि नहीं, ये छाई करेगी या नहीं, तो आप देखें कि आपको अगले दिन ही लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने क्या लगाया है। जो चीज़ बहुत जल्दी असर करती है उसमें लाजमी स्टेरॉइड और मर्करी होते हैं। जो अच्छी क्रीम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट करती हैं और उनका इफ़ेक्ट देर पा होता है, लेकिन जो आपको क्विकली रिजल्ट्स दे रही हैं ओवरनाइट, वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। वो 1 महीने के बाद आपकी रंगत को काला करना शुरू कर देंगी, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, आप धूप में नहीं निकल सकेंगे, आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी और अल्टीमेटली छाइयाँ बनेंगी। ये जो सैलून्स में इतना ब्लीच पॉलिशर फेस पे लगाया जाता है, फुल बॉडी पॉलिशर, फुल बॉडी ब्लीच, ये सब कुछ हो रहा होता है, क्या इनकी वजह से भी छाइयाँ कॉज करती हैं, ये बताइए? जी बिल्कुल, अगर किसी को एलर्जी हो जाती है ब्लीच लगाने से और बड़ा स्वेयर रिएक्शन आता है, रेडनेस हो जाती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक पूरा पैच बन जाता है काले रंग का, जो कि छाई में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर आपको ट्रीट करते हुए वही मेलाज़मा की ट्रीटमेंट या छाइयों की ट्रीटमेंट उसके ऊपर प्रॉपर करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं वो कुछ महीनों में या साल लेता है ठीक होते हुए। तो ये स्किन ब्लीच नहीं करानी चाहिए क्या? अगेन, अगर मैं इसको बुरा नहीं कहती, आपने या स्किन पॉलिशर? स्किन पॉलिशर भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि आप ज़रूर जो भी प्रोडक्ट आपके ऊपर लग रहा है उसको एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करें कि हम नहीं बता सकते कि आपकी स्किन किस किस चीज़ से एलर्जिक है, और ये थोड़ी से हार्श एजेंट्स होते हैं पॉलिशर में और ब्लीच में, हार्श एजेंट्स होते हैं, स्किन को जलाते हैं क्या? हमारी स्किन को किसी- जला सकते हैं, जला सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए आप ज़रूर प्लीज़ वो टेस्ट कर दें। इसको हम चैलेंज टेस्ट कहते हैं कि अपने कान के पिछले हिस्से में ये जो गर्दन का हिस्सा होता है कान के पीछे, उसमें लगा के प्रोडक्ट को चेक करें पहले। 48 घंटे में अगर वहाँ पे कोई बर्निंग या सुर्खी नहीं आती तो इसका मतलब सेफ़ है, आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या छाइयाँ फैल जाती हैं एक जगह से मज़ीद आगे,
या फिर जिस जगह पे छाइयों का मसला शुरू होता है वो वहीं पर रुक जाती है? देखिए मोस्टली तो चेहरे तक रहती हैं। छाई जो है वो चेहरे की ही बीमारी है। ठीक है। लेकिन मतलब एक अगर उसका इलाज ना ले तो वो पूरे चेहरे पे भी पूरे चेहरे पे फैल है? सकती है, बिल्कुल फैल सकती है। हमने अच्छा। बहुत दफ़ा देखा है कि एक स्पॉट से शुरू होती है, बिल्कुल छोटे से दाने से शुरू होती है, जैसे मटर के दाने के बराबर साइज़ होगा। अच्छा। और उसके बाद फिर वो फैलती 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 दोनों चीक्स को लेगी, फिर माथे पे आएगी, चिन पे आएगी, इवन नोज़ पे आ जाती है। जी। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बड़े काम की बातें बता रही हैं। छाइयों से बहुत लोग परेशान हैं और अगर आप अपने चेहरे को साफ शफाफ रखना चाहते हैं, क्लियर स्किन आप चाहते हैं, तो आप हमारा आज का ये शो ज़रूर देखें और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। देखते ही मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। हम कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। एक कॉल थी, अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई है, दोबारा आप कॉल कर सकती हैं, हम फिर से आपके डॉक्टर साहब से बात करा देंगे, आप पूछ लीजिएगा आपका मसला। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं छाइयों के लिए, ये कारआमद है कि अगर कोई पेशेंट आता है वो बोलता है मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो किसी लेज़र ट्रीटमेंट से भी छाइयाँ जा सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, वेरी इफ़ेक्टिव लेज़र ट्रीटमेंट्स जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, पिको लेज़र्स एंड क्यू स्विच लेज़र्स। और ख़ास तौर पे मुझे क्यू स्विच लेज़र जो है वो मेलाज़मा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक ही सेशन में 50% मेलाज़मा इससे ठीक हो जाता है। ओह, थर्ड डे पे आप देखते हैं कि आपकी छाई 50% से भी ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो चुकी है और सेकंड और थर्ड सेशन में आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स थोड़े महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं जो हमें कहते हैं कि अभी चाहिए, अभी कितने रिजर्व। कोई अंदाज़न अगर किसी के सिर्फ गाल के ऊपर ऐसे ना जी जी, छोटा पैच हो, फिर उसके लिए क्या है यही बिल्कुल कि आप अंदाज़े, मतलब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, इतना महंगा तो नहीं होगा, इतने में तो आपको शायद वो क्रीम भी मिल जाए। अगर आप सिर्फ इतना पैच कराओगे तो वो 2 to 3,000 में हो जाएगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि अब पूरे चेहरे पे तो ज़रूरत वैसे भी नहीं जी। होगी, या पूरे चेहरे पे ज़रूरत होती है? एक्चुअली ऐसा होता है कि हम पूरे चेहरे पे भी क्यू स्विच लेज़र या पिको लेज़र कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका फ़ायदा ये होता है कि ये एंटी एजिंग लेज़र्स हैं। तो अक्सर पेशेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं कि हमें नेक तक फुल कर दें, फुल फेस और नेक दोनों ही दे दें, ताकि हमारी रिजुविनेशन भी होती रहे, एंटी एजिंग भी होती रहे और साथ में लाजमा भी और ट्रीट अगर होता है। फुल फेस का करवाते हैं तो उसके कितने पैसे होंगे? वो भी तकरीबन 8 to 10,000 के अराउंड। अफोर्डेबल, Affordable, yes, मतलब लेकिन एक सेशन में मगर काम नहीं होगा, मंथ आना पड़ेगा? एवरी मंथ होगा, 2 to 3 सेशंस लगेंगे, लेकिन चाय ख़त्म हो जाती है, इफेक्टिवली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जी। तो ये अब है ही नहीं कि जो छाइयाँ हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकती हैं? हो सकती हैं। और जहाँ से जाती हैं वहाँ वापस आ जाती हैं क्या? हाँ जी, सेम जगह? हाँ, अब वो कब आएंगी? ये आपने उसकी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की जो है वो पेशेंट ने रखनी होती है। उनको हम बता देते हैं कि ये आपने लगाना है, ये लगाने वाली दवाइयाँ हैं, ये खाने वाली दवाइयाँ हैं, सूरज से बचना है, इन चीज़ों से बचना है। तो काफ़ी अरसे तक चाय वापस नहीं आती, लेकिन ये काउंसलिंग का पार्ट होता है कि चाय जो है वो स्टैम्प हो गई है, एक मोहर लगा दी है अल्लाह ने स्किन के अंदर, ये कभी भी वापस आ सकती है। तो पीलिंग वाला जो काम करते हैं कुछ डॉक्टर्स, पीलिंग जी, करते हैं चेहरे पे, जी। पील ऑफ, वो भी काम करती है ये छाइयों के लिए? अच्छा फिज़ा, पील्स अच्छे हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा, जितना देखा, जितनी रिसर्च हुई, हमारी एशियन स्किन पील्स के लिए नहीं बनी। हमारे स्किन में बहुत जल्दी पिगमेंट आता है। पील्स होते हैं एसिडिक, वो आपकी ऊपर वाली स्किन की लेयर को उतार देते हैं। तो हमने देखा कि जब भी हम मिलाज़मा के लिए पील्स यूज़ करते हैं तो मिलाज़मा डबल होके वापस आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बैठा है कि जब तक कि ऊपर के स्किन की एक लेयर नहीं उतरेगी, साफ़ नहीं होगी, तो तब तक के अंदर की जो जवान फ्रेश स्किन है वो सांस नहीं लेगी। इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, इसमें सच्चाई है, लेकिन टू सम एक्सटेंट। इसको आप स्क्रब से या एक्सफोलिएशन से आगे नहीं लेके जा सकते। लाइक अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब कर लें या एक्सफोलिएशन कर लें या कॉफ़ी और चीनी का मास्क ही लगा लें, तो आपकी वो जो सुपरफिशियल डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतर जाती है। इससे कॉफ़ी ज़्यादा चीनी के मास्क को जो लगाना है थोड़ा मसाज करके लगाना है? मसाज करेंगे तो है। उससे आपकी जो डेड लेयर है, जिसने एक डलनेस का मास्क आपको दिया होता है, वो उतर जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पील्स यूज़ करेंगे तो फिर आपकी पिगमेंटेशन या अच्छाई जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं या बनने के और चांसेस इरिटेशन की अलग। बिल्कुल। एक कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपी। जी बेटा, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट। वो ना अभी मेरे चेहरे पे वो सही है, बहुत ज़्यादा है, तो आती हूँ टोटली आती हूँ, वो ध्यान ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप प्लीज़ हमें बता दी सकती थी। चेहरे पे छाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, कैसे जाएंगी? एक और कॉल है, उनका भी जवाब साथ दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? कुलसुम जी। कुलसुम बीबी, जी कुलसुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछ रही थी पूरी तरह
ये जो टीके और गोलियां इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। आवाज़ नहीं आ रही। पूरे जिस्म को वाइट करने के लिए कुछ क्रीम्स और कुछ गोलियां खाई जाती हैं, ठीक है, इस्तेमाल होती हैं। उसके बारे में बता दें, अभी आपको बताते हैं। जी बताइएगा, पहले तो ये बता दें जिस्म गोरा करने वाली गोलियां और कुछ क्रीम्स होती हैं तो जी जी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वाइटनिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि चेहरे की और पूरे जिस्म की स्किन को गोरा कर देते हैं, और उसमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस ग्लूटाथायोन एग्जैक्टली, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, कोलेजन और पेप्टाइड का एक कॉकटेल बनाया जाता है जिसमें विटामिन B12 भी होता है। ये कॉकटेल जब हम वीकली बेसिस पे लगाते हैं कुछ अरसे के लिए तो चेहरे की एक अगर रंगत, ट्रिप है तो वो कितने कॉस्ट की लगेगी? अच्छा ये डिफरेंट है मेरे ख्याल में, ये ब्रांड वाइज होता है कि आप इटालियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप कोरियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अकॉर्डिंग टू ब्रांड, तो कोई एक फिगर देना तो इसमें एक मुश्किल है। ब्रांड बता दें इटालियन ब्रांड का कितने की कॉस्ट का लग जाएगा? अच्छा जी, इटालियन ब्रांड जो है ना वो 7 to 10,000 में आपका और एक American सेशन हो brand? जाता है। अमेरिकन ऐसा काम नहीं करते। अच्छा ऐसे काम ही नहीं करते वाइटनिंग वाला, वो तो होते ही गोरे। जी जी। अच्छा, और जो कोरियन ब्रांड है वो इससे थोड़ा सा कम कर लें, इसको इसको 2-3,000 कम कर लें। मगर इसकी भी मतलब सही है, कोई रिएक्शन तो नहीं करता कुछ? अच्छा, काम सही करता है पूरा? देखिए बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनमें बहुत हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन होती है। इतनी हाई डोज जब हम आईवी के थ्रू देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका जिगर भी फेल हो सकता है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, तो इसलिए देखें हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी तो पड़ती ये है। तो जो लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। विटामिन सी है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ये जी। सब गलत है। नहीं, इसका मतलब विटामिन गोरा सी करने तक तो वाले ठीक है, injections, हाँ। लेकिन ग्लूटाथायोन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जितनी मिकदार इन इंजेक्शंस में होती है वो डेली डोज नहीं है। आप इतनी। रेकमेंड नहीं करती कि मैं नहीं लगानी यूजुअली चाहिए? रेकमेंड नहीं करती, लेकिन बहुत जब लोग फरमाइश करते हैं तो इसमें कैप्सूल्स, इसमें गोलियां और इवन पैचेस भी आ चुके हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को सेफ ट्रीटमेंट दूँ। तो क्या मैं देती स्किन हैं? केयर पैचेस आ चुके हैं जिसमें ग्लूटाथायोन की डेली डोज होती है, वो कुछ 100 मिलीग्राम्स होती है जो कि गोली के आप तौर पे खा सकते हैं? जी, वो बिल्कुल ऐसे लगा लेते हैं, स्किन केयर पैच होता है, आप लगा लेते हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इतनी हाई डोज नहीं है कि आपके गुर्दों को या जिगर को ख़राब करेगी, वो लगा सकते हैं और गोलियां भी खा सकते हैं। तो इंजेक्शंस थोड़े से इतने सेफ़ नहीं हैं, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इंजेक्शंस की तरफ ना जाया जाए, उससे बेहतर है कि आप गोलियां या स्किन केयर पैचेस यूज़ अच्छा, करें। और डॉक्टर साहब ये जो ड्रिप आप बताई थी ये वीकली लगते हैं, तो ये टोटल कितनी को ड्रिप्स लग जाती हैं जिसमें इंसान गोरा हो जाता है और शेड थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 लेवल 2 लेवल? जी, बेसिकली होता ही है कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो बेसिकली आपकी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाती है, एक ग्लो आ जाता है, जिससे ऐसे लगता है कि आपकी स्किन 1 से 2 टोन लाइटर हो गई है। वीकली हम लगाते रहते हैं, कुछ लोगों में 1 मंथ में, कुछ लोगों में 2 मंथ्स में जो है वो इफेक्ट आ जाते हैं, और कुछ लोगों में बिल्कुल इफेक्ट्स नहीं आते। तो ये और बताना, अगर कोई वीकली से जल्दी लगा ले, हर 2 दिन बाद, हर 1 नहीं, दिन इट्स बाद? नॉट सेफ एट ऑल। It's वीकली not भी safe. मुझे लगता है कि इट्स वेरी हाई डोज, वीकली भी आप लगाते हो तो आपके डैमेज होता है। तो हम जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम 2 वीकली पे शिफ्ट हो जाते हैं, और अच्छा। उसके बाद फिर मंथली, और फिर मेंटेनेंस आपकी 3 to 6 मंथ मतलब महीने में 3 या 4 लगा सकते हैं? हाँ जी, 3 या 4 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी जिंदगी लगाते रहना है तभी गोरा रहना है, कितनी कोई लगनी है? जी, मेंटेनेंस पे आपको रहना पड़ेगा। जब आपके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं तो आपको एवरी 6 मंथली या 3 मंथली एक सेशन लेना होगा, तो आप उसी लेवल को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, अब चाहिए वाला का भी जो है सवाल था वो बता दीजिए मेरी बहन का, कि वो कह रही थी ना कि कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई क्रीम बता दें, कोई घरेलू नुस्खा जो आपको लगता है, प्लीज़ उसको गाइड कर दें कि उसको चाहिए की वजह से बहुत परेशानी है। जी, सबसे पहले तो ऐसे करें कि एक अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें और सन ब्लॉक डेली लगाएं। सुबह उठते ही विटामिन सी सीरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि विटामिन सी सीरम जो है वो 10 to 20% तक होना चाहिए। वो आप सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही पहले विटामिन सी सीरम के 2 to 3 ड्रॉप्स चाय के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लेंगे। और रात को कोई भी एक लाइटनिंग एजेंट जो कि मेडिकेटेड लाइटनिंग एजेंट हो, उसमें डिफरेंट नामों से आते हो, अगर आप कहते हो तो मैं बता देती हूँ। उसमें आप रेटिनॉल का यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोक्विनॉन के नाम से एक मार्केट में अवेलेबल है, हाइड्रोक्विनॉन सॉल्ट का नेम है, और ये डिफरेंट मेडिकेटेड नेम से आती है। अगर ये आप बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, मैं कहूँगी कि मटर के दाने से भी कम, अगर आप चाय के ऊपर रोज़ाना लगाओगे
तो आपकी छाई जो है 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हमने अपनी झाइयों को कैसे ख़त्म करना है और ये जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। ये तो आज आपको हमारे प्रोग्राम से पता चल गया कि अगर आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रखें, कुछ ट्रीटमेंट्स लें और ये जो सस्ती क्रीम्स हैं जो 300-400 वाली क्रीमें होती है, इनको अगर ना लगाएं, मरकरी वाली, सल्फेट वाली, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़, ये जो मेरी एक्ट्रेसेस और मेरे जितने एक्टर भाई हैं उनको भी मैं कहूँगी, मुझे पहली मर्तबा क्योंकि ये बात पता चली, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डार्क थे पहले और अब एकदम से गोरे चिट्टे स्क्रीन पे आ गए, तो उनकी हेल्थ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आई लव यू, आपको ऑडियंस बहुत प्यार करती है, आपको स्क्रीन पे देखना चाहती है और जैसे आप हैं आपको वैसे ही पसंद करती है आपकी ऑडियंस। तो अपने आप को गोरा करने के चक्कर में अपनी सेहत को ख़राब ना कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैंस और हम सब के लिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी अच्छी सी एक मेहमान है मेरे पास, इनकी एक स्टोरी है और इनकी जो दोस्त है ना वो सामने स्क्रीन पर नहीं आना चाहती, तो उन्होंने स्पेशली इस स्टोरी के लिए इनको हमारे पास भेजा है। और आपका नाम क्या है? अनहर हमारे पास आई हैं और बड़ा मसला लेकर आई हैं, काफ़ी बड़ा मसला है ये। वो जो हनी ट्रैप नहीं चल रहा आजकल हर जगह से, अभी खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी जो हादसा हुआ, उसी तरीके का हनी ट्रैप जो ज़िंदगी में लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, वो क्या है ये जी अब आपको सुनाती हूँ। जी बताइएगा मुझे। फ़िज़ा, ऐसे है कि ये तो वाक़या जैसे हम आपने अभी खलीलुर रहमान कमर साहब का जिक्र किया है कि वो तो वाक़या हमारे सामने आ गया ना कि एक बिग ऑफ पर्सनैलिटी तो आपकी दोस्त के साथ जो कहानी हुई है ये सुनाए ना ज़रा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आई हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने लोगों को अवेयरनेस देनी ही देनी है। तो ये क्या अच्छा, वो बहुत सारे ना एक मीम्स बन रहे थे जिसकी वजह से स्पेशली मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म से ये बात आगे जानी चाहिए कि जी उन्होंने कहा कि कभी ऐसा मौका हो तो जगह अपनी होनी चाहिए। ये भी बड़े मीम्स वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। अब उसमें ये था कि जो मेरी फ्रेंड थी, उनके रिश्ता वगैरह जो करवा रहे थे, बिल्कुल जो फ्रेंड अब वो नहीं आना चाह रही, लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने कहा कि जो आउट ऑफ कंट्री से रिश्ता रिलेट कर रहा था और उसके बाद वो लोग आए हैं। पूरी बात समझाए ना फ्रेंड, जैसे आपने मुझे बताई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी इनसे बात हुई है, एक दोस्त है इनकी जो मुशाता का काम करती हैं, रिश्ते कराती हैं और उन्हें अपने जैसे बहुत सारे लोगों के पेजेस बने होते हैं ना ऑनलाइन शादी कराने के रिश्ता कराओ, जोड़ा जो है बनाओ। इसी तरह एक बाहर से कोई रिश्ता आया जो है उन्होंने अप्रोच किया, इश्तहार देखा, उन्होंने इनकी दोस्त को अप्रोच किया और उसके बाद इनकी दोस्त ने 2 फैमिली को आपस में मिलवा दिया और अब वो लड़का जो था वो आए हैं। अच्छा, उन्होंने यूके से आया था? हाँ जी बिल्कुल, यूके से आए हैं और उन्होंने वहाँ से ये रिलेट किया कि पाकिस्तान में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमने पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि हम बैक से पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, मेरे पेरेंट्स करते थे, अब वो यूके में उनकी भी डेथ हो गई हुई है, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, तो मैंने स्पेशली पाकिस्तान जो है वो आपकी खातिर आना है, ठीक है। और वो आए देखने आना है। हाँ जी, रिश्ता बल्कि करने आना है। और इस हवाले से उन्होंने बहुत जितने ग्रीन गार्डन्स दिखा सकते थे वो दिखाया कि जी आपकी बेटी बाहर आ जाएगी, मैं सेटल करवा दूंगा आपके छोटे भाई को, आपके घर में कोई इशू नहीं रहेगा। अब वो उधर आ गए, ठीक है, उधर आके वो रहे ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज रहे वहाँ पे, ठीक है। और एट द एंड उस दौरान यानी कि इतना वील नहीं हुआ, जो लड़की थी वो उसके साथ अटैच होने की कोशिश करते रहे, हरेस होने की करने की कोशिश करते रहे कि जी आप जो है वो मेरे साथ में ओपन माइंडेड पर्सन। शादी हो गई थी उनकी? शादी नहीं ना हुई अभी, रिश्ते के हवाले से, क्योंकि और तो मैं कहीं ठहर नहीं सकता, निकाह भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो जैसे हम इसे एंगेज टाइप कह सकते हैं। तो लड़की के घर पे जाके रहना शुरू हो गया जी। और अब जाहिर बात है जब इतने सारे ग्रीन गार्डन्स नज़र आ रहे हो ना, तो पेरेंट्स भी कहते हैं, और लड़की की थी भी सेकंड मैरिज, उन्होंने कहा जी इतना प्रॉब्लम है और इतना अच्छा हमें रिश्ता मिल रहा है और मेरे बेटे को भी सेटल कर देगा और सब कुछ। हम लालच में आते हैं ना, ये तो हमारा एक अलमी है, हर कोई आ जाता है, यही तो हनी ट्रैपिंग है। तो इस ट्रैप में आने के बाद उन्होंने उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट करने का कोशिश की कि उसके घर में रहते हुए क्या बोलता था? मीन के मुझे तो ओपन माइंडेड गर्ल्स पसंद है, मैं तो ऐसे रहना चाहता हूँ, बाहर जाओगी तो तुम जीन्स पहनना, ये करना, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अपना मतलब होता है उस तरफ आने की कोशिश। अब उसने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि सॉरी, क्योंकि अभी हमारा कोई रिलेशन ही नहीं बना, पहले आप किसी लेवल पर तो आए, फिर मैं आपके साथ आगे बात करती हूँ या आगे लेकर चलती हूँ उस चीज़ को। लेकिन
एट एंड वो ये कह के इनकार करके चला गया जी मैं तो आपकी खातर आया था, तो आप तो मेरे मजाज के मुताबिक ही नहीं है। और इसमें भी नहीं इनकार करके तो चला गया, मगर रहते हुए बस उसको यही हनी ट्रैप में मतलब क्या उसको कहता था कि तुम मुझसे अकेले मिलो, मैं जिस हम बाहर कमरे चलते में हैं, अभी हाँ, बैठा हूँ that's मेरे it, पास आके हाँ, अकेले कमरे में मिलो, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको टच करने की कोशिश करता था कमरे में अकेले को। अच्छा उनके साथ ना 2-3 इसी तरह के जो प्रॉब्लम यानी कि जो मेरी फ्रेंड करवाती है ना, 2-3 तरह के ऐसे ही वाकयात हुए हैं कि एक सेंटर है वो ना बूस्ट करता है अपने रिश्तों को ना, अच्छा। ठीक है। अब उनको बूस्ट करने के इश्तिहार बाद लगाता है, इश्तिहार लगाते हैं और उसको फेसबुक पे बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने वहां से राब्ता किया, राब्ता करने के बाद अब वो जो लड़का था वो आवाज डब करता था, ठीक है, यानी कि वो लड़का भी खुद था, रिश्ते कराने वाला भी खुद था, उसकी अम्मी भी वो खुद ही था, यानी कि वो हर कैरेक्टर खुद ही बनता था, आवाजें निकालता था और वो साफ आपको पता है चीजें फील भी हो जाती हैं, फ्रॉडिया थे। अब हमने ना उसके ऊपर थोड़ी सी सर्च की, हमने कहा कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये कुछ मसला है, एक ही जैसी सारे घर की आवाजें क्यों लगती है ना, एक आ जाती है पहचान। तुम्हारी सहेली को जो है ना थोड़ा सा डाउट हो गया। अच्छा डाउट होने के बाद ना मैंने कहा कि चलो हम ना इसको पकड़ते हैं, ठीक है। अब हमने उसको कहा कि एक रिश्ता हमने उसके साथ बैलेंस किया कि ये आपके साथ रिश्ता हम बैलेंस कर रहे हैं, वो नंबर भी हमारा ही था, अच्छा ठीक है। हमने कहा हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद अब वो जब बात करे तो वो बिल्कुल ऐसे करे कि यानी कि उसकी जो मदर है, यानी कि वो जो खुद ही मदर भी वो खुद ही था कि हमें दुनिया में इससे ज़्यादा जो है वो खुशी नहीं मिल सकती कि हमारे बेटे में एक नुक्स है जिसकी वजह से उसकी पहले भी डिवोर्स हुई है, तो अब हम जो दोबारा शादी कर रहे हैं हमें तो बस यही चाहिए ना। उन्होंने कुछ ज़ात ना कुछ चीज़ कुछ भी नहीं पूछा, बस वो सदके वारी जाई जा रही है ना। हाँ। अब इस तरह तो रिश्ते नहीं होते हैं। हाँ। अच्छा उसके बाद ना उन्होंने एक नया ट्रिक निकाला कि मैंने इनके बाबा को बताया, वो गोल्ड स्मिथ हैं, बाहर से बिलोंग करते हैं, जर्मनी आई थिंक बिलोंग करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ना उनसे जब मैंने बात किया तो वो तो हमसे भी ज़्यादा खुश हो गए ना, तो वो कह रहे हैं कि फटाफट मेरे होने वाली बहू को चीज़ें भेज दो ना। तो हमने अब हम शरारत में आए हुए थे तो हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा करें कि आपने जो भेजना है ना वो आप भेजें नहीं, लेकिन आप अगले महीने तो आपने आ जाना है तो आप ले आइएगा चीज़ें। नहीं मैंने अभी भेजनी है चीज़ें, मैंने करना है। अब हर कोई गलती करता है, अब इस चीज के लिए सबको अवेयर होना चाहिए। अब वो गलती ये कर रही है कि वैसे तो वो बड़ा लालच दे रही है कि जी मैं उसमें गोल्ड ब्रेसलेट्स भेज रही हूँ, रिंग्स भेज रही हूँ, आईफोन भेज रही हूँ। सब कुछ पकड़ में यहाँ से आती है कि वो जो उसमें कहती है मैंने $400 भी बीच में रख के भेज रही हूँ। अब कभी भी कुछ भी अगर चीजें वगैरह भेजे ना तो कभी भी मनी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा ऑनलाइन ही जाती है, ठीक है। अब वो मनी तो उस बॉक्स में रख के भेजने से रहे, लेकिन उसने जो लिस्ट भेजी उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि जी मैं इसमें $400 भी भेज रही हूँ ना, ठीक है। फिर अब उसका एक सीन होता है ये कि मैंने उनको वैसे ओवरऑल भी बोल दिया। ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जो वेलकम बैक। अब ये वो जो ऑर्डर उसने लगाया कि भाई इतने जो है मैं भेज रहा हूं, 12 आवर्स में उन्होंने कहा कि ऑर्डर आप तक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 आवर्स में ऑर्डर आने का मतलब ये था कि इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब सुबह 5 बजे कॉल आ गई, आके वो कहते हैं कि जी फटाफट 40,000 रुपीज़ जो है वो आप हमें ऑनलाइन इजी पैसा कर दें और आप तक ये आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो 40,000 नहीं है जो मैं आपको भेज दूं, फटाफट इस तरह कर दें। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर भी तो पैसे हैं, आप अभी भेज देंगी तो आपके सामान में से वो पैसे निकल आएंगे। मैंने कहा ऐसा करें, मेरे चाचू वहाँ लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर, तो वो आपको 40,000 देते हैं, आप उन्हें सामान दे दें। अब वहाँ से वो भाग गए। अब वो कभी कोई मुझे कॉल कर रहा है, कभी कोई कॉल कर रहा है कि जी हमने इतना सामान भेजा है, आप ले नहीं रहे हमारा। मैंने कहा आप सामान वापस ले जाएं, जिसका सामान है वो वापस ले जाए। और 3 to 4 डेज के बाद सारी कहानी के पीछे ना सब कुछ लालच है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, जब तक आपके अंदर लालच है ना कि हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, हम हल्के हैं, अगले वाले तो बड़े तेज़ हैं ना, और बड़ा फ़ायदा हमारा हो जाएगा, यार मुल्क से बाहर चले जाएंगे, मेरा छोटा भाई भी चला जाएगा, मेरी फैमिली ना मुल्क से बाहर सेटल हो जाएगी, तो ये सब लालच ही तो है। इस लालच की वजह से तो हम खेपियों में आ रहे हैं जब तक लालच है फ्रॉड ये जिंदा है। अपनी लालच को अंदर से मारना है। जैसे आप अपने इस अंदर की लालच को मार देंगे ना, ये सामने वाले जितने फ्रॉडी हैं ना खत्म हो जाएंगे, निस्त और नाबूद हो जाएंगे। अच्छा ये सिर्फ रिश्तों में नहीं है फिजा, वो उन पर्सन पे मैं सभी की बात कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। और 2 बातें जो मुझे आपकी सारी बातों से लगी, ठीक है आपकी दोस्त प्रोग्राम में नहीं आई, उनको नहीं आना था,
मैं आपको बताती हूँ, ये जो मुशाताओं वाले रिश्ते होते हैं ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। दो ख़ानदान को आपस में मिला रहे होते हैं, उन्होंने एक दूसरे से मेल करवाना होता है। अगर पहले वो सबसे बुलाती है ना, लड़की वालों से मिलती हैं, उसी तरह किसी लड़के वालों को रिश्ता जो है वो उनसे मिलती हैं, फिर वो उनके घर जाती है। पहले ज़माने में यही होता था, जो मुशाताएं होती थी उनके घर जाती थी, बैठती थी, बातचीत करती थी, सारी बेटियाँ कहाँ शादियाँ करके गई हैं, सारी रिसर्च ये सब कुछ पता होता था। पहले कैसे और उनकी बेटियों के दामाद है, अगर किसी लड़की का रिश्ता कराना है, बाप क्या करता है, कैसे उठना बैठना है, कितना परहेजगार है, नमाज कितनी पढ़ती हैं बच्चियाँ, मस्जिद जाता है कि नहीं जाता बाप भाई, ये सारी चीज़ों को बड़ा देखा जाता था, ख़ानदान देखा जाता था शरीफ है कि नहीं। उसके बाद वो मुशाताएं शादी के लिए लड़के रिश्ते बाहर के हों या यहाँ पे ऐसे चूज़ करती थी। सारी इंक्वायरी, अगर कोई लड़का बाहर है तो उसके पहले यहाँ पे ख़ानदान वालों से मिल के पहले उसकी ऑथेंटिकेशंस चीज़ें यहाँ पे पक्की करती थी, फिर शादियाँ होती थी। अब अगर ये जो ऑनलाइन वाले कहानियाँ जो शुरू हो गई ना, जिसमें से आपने अपनी 5,000 की फ़ीस दी है और उसके बाद आपने लड़के के साथ शादी करने के लिए इंटरेस्ट बता दिया, लड़की के साथ शादी आपने क्राइटेरिया बता दिया, हसीन से हसीन लड़की, तो ये एक तो मुशाताएं भी गलत काम करी। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कि आप किसी का जो दो लोगों का मैच है, ये आप करवा रही हैं, ये सब नहीं पॉलिसी ठीक नहीं है। जो आज की डायरेक्ट भी शामिल है लोग। मैं वही बात कर रही हूँ, आपने तो काफ़ी केसेस खुद पकड़ भी लिए आपकी दोस्त के साथ हुआ, मगर मैं बात देखें उसूल वाली करूँगी, चाहे आपकी दोस्त क्यों ना, जब उनको पता था सामने वाला बंदा जिसकी इंक्वायरी कुछ नहीं है, वो उनसे बाहर रहता है, उसको पाकिस्तान यहाँ पर उसको बुलवाया, किसी ऐसी फैमिली, किसी शरीफ फैमिली से मिलवाया उसके रिश्ते के लिए, उसका वहाँ पर उनके साथ ऐसा रिएक्शन शुरू हो गया कि वो रहना शुरू हो गया, और उसके बाद उसी घर में रह के उसी लड़की को वो इस तरह की बातें कर रहा है, ट्रैप कर रहा है कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ, तुम मुझसे अकेले मुलाकात करो, मुझे बोल्ड लड़की चाहिए, थोड़े से रिश्ते ताल्लुकात शादी से पहले पैदा करके देखो। जब इस तरह वाली डिमांडें वो करा था, तो लड़की को तो पहले ही मुंह पे झांपड़ खींच के अपने बाप से भी जूतियां पटवा के तो पुलिस वालों को कॉल करके बुलवा के तो उसको जेल भी बंद करवाना चाहिए था। क्योंकि अगर वो फैमिली जो है, एक तो गलती उनकी है कि घर पे ठहराया, दूसरी गलती है कि बेटी के साथ इतनी बातें हो गई, तब तक वो मुंह पे टेप लगा के बैठी थी कि मेरी शादी होनी है, घर वाले भी चुप करके बैठे रहे। तो भाई जब किसी की इंक्वायरी नहीं है, कोई आपके फुप्पी का बेटा ही नहीं है, कोई आपका तायाजाद नहीं है, तो बिठा के उसको अपने घर में लाने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह न करे कल को ऊंच नीच हो जाती तो फिर क्या करते। जितने ये आप करीबी ताल्लुकात शादी से पहले अपने ही घर पे बिठा के अपनी बेटी को जो है ना ऐसे नुमाइश की तरह उसके साथ सुबह शाम उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द वे। खुदा के लिए अपने भी सेंस को इतना मॉडर्न ना करें। शादियों के तौर तरीके होते हैं, कई बार बोल दिया, दो ख़ानदान एक होते हैं फिर शादी होती है, याद रखिएगा। और मुशाताओं का भी काम है कि कोई अच्छी फैमिली देखिए तो उसको अच्छा वाली अच्छी फैमिली दिखाए। ये ऑनलाइन वाली शादियों से तो मैं कहती हूँ परहेज ही करें, हनी ट्रैप का हिस्सा बने रहेंगे। ये तो आज एक किस्सा बता रही है, सारी ज़िंदगी इसी किस्से के अपनी अंदर की लालच को ख़त्म कर दें, फ्रॉड ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।